बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, वही हुआ जिसका डर था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है और एक आज़ाद कश्मीर से है। रावलाकोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है और इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं रावलाकोट से। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं और रात गए वहां पे कार्रवाई डाली गई जिसके नतीजे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। ये सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो ये कि जब रिजल्ट आ रहे थे और बड़ी तेजी से रिजल्ट आ रहे थे तो 10 बजे के आसपास रात के वक्त तब तक ये इतलात थी, 7, 8, 9, 10 बजे तक ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो जीत रहे हैं और उनकी वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद नताइज रोक दिए गए। नताइज रोकना एक मरतबा फिर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद अवाम को कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ अपनी मजबूरियों को एक साइड पर रखा, क्योंकि देखिए उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने वफाक में हुकूमत में मौजूद जमातों को वोट डालना होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN को वोट डालेंगे तो उन्हें फंड मिलेंगे, उनका इलाका चलेगा, उनके कारोबारी जिंदगी, उनके मामला चलेंगे। और अगर वो अपोजिशन को वोट डाल देंगे तो उन्हें कोई फायदा उससे नहीं मिलेगा। और ये उनको दिखाई भी दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान में ये सेटअप है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस रविश पे कायम है तब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने भी नहीं देंगे। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हैरान कर दिया। जितने बड़े पैमाने पर वो निकले, उन्होंने निकलकर वोट डाला। इसकी तवक्को ना पीपल्स पार्टी को थी ना PMLN को थी। तो टर्नआउट ज्यादा होने का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना था, वो हुआ। खवातीन ने हैरान किया, बड़ी तादाद में खवातीन ने निकलकर जो वोट डाला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फायदा हुआ। और जैसे एक खामोश वोटर थे जो बता नहीं रहे थे कि वो यहां वोट करेंगे या वहां वोट करेंगे, उन्होंने काफी चीजें तब्दील कर दी। सारा दिन गहमा गहमी जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में देखते रहे और हु का आलम था PMLN के कैंप्स में। खास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग तो फिर भी दिखाई दे जाते थे और वो पता चलता था कि पीपल्स पार्टी की गहमा गहमी हो रही है, उनकी पोलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। लेकिन PMLN के कैंप्स में नवाज शरीफ के जाने के बावजूद, यानी नून लीग ने अपना सबसे तगड़ा मोहरा मैदान में उतारा था, तो अमली तौर पे तो वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिम मुनीर साहब की पार्टी है। नवाज शरीफ साहब तो बराए नाम ही अब उसके सरबराह रह गए हैं, अब उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ को मैदान में उतारने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हुई। और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सख्त पैगाम आया मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो सख्त पैगाम मौसूल करने के बाद मियां साहब को वहां से निकाला गया और उनके प्रोग्राम कैंसिल किए गए। फिर मियां साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया और मियां साहब के प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद और मियां साहब के वहां जाने के बावजूद, बहुत सारे वादे और दावे करने के बावजूद, गिले शिकवे करने के बावजूद, रोना धोना करने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून तो दूसरे नंबर पर भी नहीं आई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ करके जितवाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा एक नया काम किया, वो ये कि रोला भी डालो और इलेक्शन में सीटें भी लो। ये नहीं वो रोला भी डालते थे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहां धांधली हो रही है, वहां धांधली हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। रोला भी डालते थे ताकि वो विक्टिम अपने आप को साबित करे। पुराना तरीका वारदात है इनका। इसी तरह ये भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेते हैं जरदारी सारे मिलके। तो पीपल्स पार्टी जो है वो रोना धोना भी करती रही और साथ में उन्होंने फार्म 47 वाली कार्रवाई भी डाली। जबकि PTI के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, खासतौर पर जो खालिद खुर्शीद की वालदा है, वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वो आगे चल रही थी और वो इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन फिर उनको हरवा दिया गया इलेक्शन। और खालिद खुर्शीद की वालदा को हराना बहुत जरूरी था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक पैगाम था। जैसे उस्मान डार की वालदा को हराया गया, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को हराया गया, जैसे परवेज लाई की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया, ईमान ताहिर सादिक जो हैं उनको भी ऐसे ही इलेक्शन हराया गया। और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ इलेक्शन में बड़ी ज्यादती की गई है। रावलपिंडी से कुछ खवातीन खड़ी हुई, कुछ पंजाब से खड़ी हुई, तो इनको जबरदस्ती इलेक्शन हरवाया गया था। ऐसे ही खालिद खुर्शीद की वालदा को भी इलेक्शन हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी वो कामयाबी हासिल की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छुड़वा दिए। वो कि उन्होंने अपना टारगेट बंद कमरों में हासिल कर लेना होता है। मैदान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर लोगों ने, इसके बावजूद कि उनका सिलसिला चलता ही नहीं है जब तक वो वफाक के साथ शामिल ना हो, इसके बावजूद उन्होंने ये कुर्बानी दी है और उनकी ये सोच है कि हमने वोट एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर यहां पे 2 नंबरी ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात हो सकती थी इन इंतखाबात के नतीजे में।
अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतालबा किया बैरिस्टर गौर से कि आप आए और विक्ट्री स्पीच दें, लेकिन बैरिस्टर गौर ने ऐसा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह अनाउंस कर दिया था कि हमें भारी अक्सरियत मिल रही है और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। और अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नताइज तब्दील करने का सिलसिला जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुकम्मल रिजल्ट आएंगे तो सूरत हाल बदल गई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत मांगी है कि हमें दी जाए और शायद उन्हें दे भी दी जाए, क्योंकि 3 चीजें उनसे दरकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में मदद चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये बजट जो अभी आ रहा है इसमें मदद चाहिए, इसमें दिफाई बजट और बाकी चीजों में बहुत इजाफा भी करना है। और नंबर 3, कश्मीर के मामले के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर एस्टेब्लिशमेंट से हो गया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए होगी। नून लीग का तो बट्टा ही बैठ गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद नून लीग को कुछ फायदा नहीं हुआ। मीडिया नॉर्मली ट्रांसमिशंस किया करता था जीबी के इलेक्शंस के ऊपर, कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन वो भी चीजें हमें दिखाई नहीं दी। यानी मीडिया को भी दीवार के साथ लगाया गया, उनको इजाजत नहीं थी कि आप खुलकर चीजों को रिपोर्ट करें या चीजों के बारे में बताएं। भारत कैदी नंबर 804 जिसकी मुलाकातें भी बंद हैं, जिसकी एक आंख भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक जाया कर दी गई है, जिसके साथ जुल्म और जबर का एक सिलसिला जारी है, उस कैदी नंबर 804 ने जेल की सुलाखों के पीछे से बैठकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के निज़ाम को, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। लेकिन आपको पता है कि वो हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो हार जाते हैं, बार बार हारते हैं, अवाम उन्हें बार बार शिकस्त देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो धांधली करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके किसी ना किसी तरह अपनी बका के लिए कोशिश करते रहते हैं। पीटीआई ने तो आज जश्न भी बहुत मनाया और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की शक्लें देखने वाली थी। आज से चंद दिन पहले जिस तरह ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था लाहौर बर्बाद हो गया, वो कह रहा था कराची बर्बाद हो गया, वो कह रहा था तुम लोगों ने ये खाया वो किया, तुमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की, वो कह रहा था तुमने बिजली के कारखानों में करप्शन की, वो कह रहा था तुम्हारी हुकूमत जाली है, वो कह रहा था तुम फॉर्म 47 के ऊपर आए हो। एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और इनकी शक्लों के ऊपर 12 बजे हुए थे। तस्वीर आप देखें, यानी इनकी शक्लें बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखें प्रोग्राम, वो जश्न मना रहे हैं उसके बाद कि हमने इलेक्शन जीत लिया, अब रिजल्ट ये जो भी करें। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देती है। जिस तरह एक मरतबा फिर उनका इलेक्शन, चलो पूरा चोरी नहीं हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर उनका इलेक्शन चोरी हो गया है, देखते हैं वो इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे, जो इंतहाई अफसोसनाक है और बहुत ही तशवीशनाक खबरें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से आ रही हैं। रावलाकोट ये एक ऐसा इलाका है जहां से बड़ी सख्त मुज़ाहमत होती है हमेशा, और यहाँ के लोग बड़े सख्त जान हैं, बड़े मजबूत लोग हैं और बड़े बहादुर लोग हैं। इनके बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए। अब ये रावलाकोट के अंदर पहला इंसिडेंट होता है जहां पे उमर नज़ीर कश्मीरी को गोली मारी जाती है, उनको जख्मी किया जाता है गोलियां मार के, और उनके एक साथी शाहजेब को कत्ल कर दिया जाता है और उनकी शहादत के साथ कुछ और लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर नमाज जनाजा का एक मामला खड़ा होता है, लोग सीएमएच के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और अचानक से चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरना शुरू कर दिया और उसके बाद लाइटें बंद कर दी गई। जिस तरह 26 नवंबर को लाइटें बंद हो गई थी डी चौक में, इसी तरह लाइटें बंद कर दी गई और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है। अभी बहुत सारे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं जो बड़े हौलनाक हैं, और इतने हौलनाक मनाजिर हैं और ऐसी ऑडियोज हैं और इस तरह की वीडियोज आ रही हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। यानी मैं खुद वो देख रहा था तो मैं नहीं देख पा रहा था कि इस किस्म की बर्बरियत क्या आज़ाद कश्मीर में हो सकती है। हम मकबूजा कश्मीर में कभी ऐसी चीज़ों की तवक्को नहीं कर रहे थे जो आज़ाद कश्मीर में हो गया है। अहमद फरहाद साहब की टाइमलाइन से मैं एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि उनका ताल्लुक कश्मीर से है और डायरेक्टली उनके बहुत सारे दोस्त उस एहतजाज में वहां पे शामिल हैं। तो वो बताते हैं कि रावलाकोट से जिन मकामी लोगों और सहाफ़ियों से बात हुई और जिन दर्जनों लोगों के मैसेजेस मुझे मिले, उनके मुताबिक हजारों मुजाहिरीन पर 1 घंटे से जायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। ये बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आए हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं और मैं हैरान हो रहा था उन्हें देखकर। अहमद फरहाद उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद। उन्होंने कहा जी खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई है, जबकि इस दौरान मुसलसल हेलीकॉप्टर भी फिजा में प्रवास करते रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धरने के मुकाम पर उस वक्त दर्जनों शदीद जख्मी मौजूद हैं, जिन्हें उठाने वालों को भी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं और जिनमें से अक्सर के बारे में यह खदशा जाहिर किया गया है कि वो मर चुके हैं। बात करने वालों ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि ऑपरेशन के बाद लाशें भी गायब की जा रही हैं। ये वो गैर मुसद्दका इतलात हैं जो तवातर से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुझे मिली हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं, लेकिन चूंकि मैं वहां मौजूद नहीं, लिहाजा किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता।
फिर उन्होंने बताया कि दिल्ली इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, वो कुछ और सहाफियों ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से मौक़िफ़ कोई नहीं आया। और ये इतलात इतनी बड़ी तादाद में और शिद्दत से मुझ तक पहुंची है कि अगर इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती तो इनसे मुकम्मल तौर पर इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही हो रहा है। वीडियोज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लोग वहां मौजूद हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि दर्जनों लोगों को गोलियां लग गई हैं और वो 20 से ज्यादा शहादतों का क्लेम कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे ज्यादा लोग शहीद हो गए। मैं बड़ा मोहतात होकर आपको ये नंबर बता रहा हूं। वो कह रहे हैं जी बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी। खबर एक आ गई थी मीडिया में, पहले 7 लोग शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद एकदम खबर आना बंद हो गई। मीडिया को मना कर दिया गया कि आपका कोई ब्लैकआउट है, मुकम्मल तौर पर आप वहां पर नहीं दिखा सकते कि आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। और इतना खौफनाक, यानी वो कहते हैं मेरा दिल और दिमाग इन इतलात की तस्दीक करने से कासिर है, लेकिन जिस तरह से ये इतलात पहुंच रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन और तकलीफ दे हैं। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक इस मुबैना खूनी ऑपरेशन के बाद इस वक्त शहर का इलाका मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में है। देखिए, कर्फ्यू जैसी एक सूरत वहां पर आजाद कश्मीर में मौजूद है। पहले पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबरें चलवाई गई और यह बाकायदा डिस्कशन हुई और यह फैसला किया गया कि कर्फ्यू लगा दिया जाए आजाद कश्मीर के रावलाकोट के इलाके में। लेकिन जब तनकीद हुई, मैंने शोर मचाया, बाकी लोगों ने शोर मचाया कि यार ये तो इंडिया लगाता है मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, आप पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाने लगे आजाद कश्मीर में। तो फौरी तौर पे जो कर्फ्यू वाली खबर है वो वापस ले ली गई। लेकिन अमली तौर पे वहां पे एक तरह से कर्फ्यू है, हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है, बड़ी खौफनाक फायरिंग हुई है, लोगों को मुंतशिर किया गया है, बड़ी जबरदस्त शेलिंग हुई है। और ये सारे मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं। कश्मीरी सहाफी हैं काशिफ मीर साहब, वो जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि रावलाकोट शहर पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकम्मल कंट्रोल। रात के वक्त ग्रैंड ऑपरेशन में 20 से जायद नई अमवात की गैर मुसद्दका इतलात उनके पास भी हैं। और वो ये कहते हैं कि सीएमएच के सामने जारी अवामी धरने के मुकाम पर रात गए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। और ख्वाजा काशिफ मीर से कुछ ऐनी शाहिदीन ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बाद शहर के तमाम अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। बहुत सारी नई अमवात हुई हैं और दर्जनों जख्मियों की इतलात सामने आ रही हैं। ताहम सरकारी सतह पर इन दावों की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है, यानी सरकार उसकी तस्दीक नहीं कर रही। जबकि सरकार यह कह रही है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इन 4 सिक्योरिटी एहलकारों में से एक जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो एक सब इंस्पेक्टर हैं जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर के तत्ता पानी के इलाके से है और इनका नाम है सरदार अनायत। ये इनके कुछ रिश्तेदार जो हैं यहाँ बरतानिया में भी रहते हैं और ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं, बड़े बाउसूल आदमी थे। इनके बारे में इनकी फैमिली के लोग ये बता रहे हैं, इनके दोस्त ये बता रहे हैं। उनका ये क्लेम है कि इंस्पेक्टर साहब ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने अपने दोस्तों से और बाकी लोगों को, आसपास पुलिस वालों को, सबको पता था कि इन्होंने मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार किया था और उसके बाद ये शहीद हो गए। अब क्लेम इनके जो साथी हैं या करीबी लोग हैं उनकी जानिब से यह किया गया कि इनको मुजाहिरीन की जानिब से गोली नहीं मारी गई। तो क्या इनको सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली मारी गई है? यहां बरतानिया में एक जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खबर भी दी है और उनका ये दावा है कि ये गोली जो है वो चलाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से और उनकी गोली से ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। अब ये मामला अजीबोगरीब किस्म का बन गया। हम तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है ये नारा लगाते थे, लेकिन शारग वाले नारे से हम दहशतगर्द तक कैसे पहुंच गए? ये बयानिया इंतहाई खतरनाक है। हम भारत में जिस तरह की खबरें हम पढ़ा करते थे मकबूजा कश्मीर को लेकर, उसी तरह की खबरें अगर हमें आजाद कश्मीर से मिलेंगी तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। शौकत नवाज मीर साहब के घर पे छापा मारा गया और इंतहाई ज्यादती की गई। उनकी बहन को पकड़ के घसीटा गया, उनके बहनोई को गायब कर दिया गया, उनके कुछ और मुलाजमीन है घर के, कुछ रिश्तेदार हैं नवीद मीर, उनको भी अगवा कर दिया गया। प्रोफेसर वाजिद अजीज, ये इनको भी वहां से अगवा कर दिया गया और शौकत नवाज मीर जो है वो नहीं मिले। उनकी बहन प्रोफेसर नाजमीन हबीब मीर जो है उनकी बहन है, उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें फर्श के ऊपर घसीटा गया। ये वाकयात बहुत अफसोसनाक है। शौकत नवाज मीर साहब का एक नामालूम मकाम से पैगाम भी आया है, वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इस वक्त अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से मुखातिब हूं और स्पेशली मेरी आज उनसे ये